दिस इज़ रिंकी गुप्ता। इस वाली वीडियो में पढ़ेंगे अपन SN1 रिएक्शन के बारे में। अपन अब तक पढ़ चुके हैं कि एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो दो तरह की होती है, SN1 और SN2। SN2 रिएक्शन अपन पढ़ चुके हैं, अब अपन पढ़ेंगे SN1 रिएक्शन के बारे में। तो अपना टॉपिक है आज का SN1। SN1 ये जो SN1 रिएक्शन होती है, इसमें S का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन। N का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक और 1 का मतलब है यूनिमॉलिक्यूलर। अपन को इसको उधर से पढ़ना है, ये हो जाएगी यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो SN1 की फुल फॉर्म क्या हो गई? यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या आता है कि सबसे पहले कि ये एक 2 स्टेप मैकेनिज्म होती है। ये एक 2 स्टेप मैकेनिज्म होती है, मतलब जैसे अपन SN2 में पढ़ा था कि उसमें केवल एक ही स्टेप था, एक स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो रही थी। ये 2 स्टेप मैकेनिज्म होती है। इसमें 2 स्टेप मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है और सेकंड स्टेप में उस कार्बोकैटायन पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। तो एक बार अपन सिंपल लिख लेते हैं कि फर्स्ट स्टेप में तो क्या होता है, ये RX बॉन्ड ब्रेक होता है और यहाँ पे बनता है कार्बोकैटायन और साथ में निकल जाता है X-। ये स्टेप कैसा होता है? रिवर्सिबल। ये स्टेप कैसा होता है? रिवर्सिबल स्टेप होता है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है? ये R+ है, इस पर अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल और ये बन जाता है अपना R और ये न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा इससे। ये जो स्टेप है फर्स्ट स्टेप, ये होता है अपना रेट डिटरमाइनिंग स्टेप और सेकंड स्टेप होता है फास्ट स्टेप। जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है RDS होता है, वही क्या होता है? अपना स्लो स्टेप। तो ये जो फर्स्ट स्टेप है ये RDS है, इसलिए ये क्या है? स्लो स्टेप है। और सेकंड स्टेप क्या होता है? अपना फास्ट स्टेप। ये स्टेप फर्स्ट और ये है अपना स्टेप सेकंड। इतनी बात हो गई यहाँ तक। अब अपन का यहाँ पे जो ये R+ बनता है, ये R+ क्या होता है? इंटरमीडिएट विच इज कार्बोकैटायन। तो जब अपन SN1 रिएक्शन पढ़ेंगे, SN1 रिएक्शन आगे भी पढ़ेंगे, तो अपन को पता लगेगा कि यहाँ पे जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी है वो कितनी मैटर करती है कि SN1 रिएक्शन यहाँ पे होगी या फिर नहीं होगी। ये डिसाइड कौन करता है? कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। और यहाँ पे डिसाइड करता है सॉल्वेंट कैसा है। तो इस तरह के कुछ फैक्टर होते हैं यहाँ पे, वो अपन आगे पढ़ेंगे कि SN1 रिएक्शन की रेट क्या होगी, उसको डिसाइड करने वाले फैक्टर्स अपन अभी आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे जो बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए एनर्जी रिक्वायर होती है, वो एनर्जी कहाँ से मिलती है अपन को? सॉल्वेशन से। अब इसको अपन जस्टिफाई करते हैं कि भाई सॉल्वेशन से कैसे मिल रही है। तो देखो यहाँ पे अपन ने एक ले लिया अपना रिएक्टेंट टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड और इसकी जब रिएक्शन, तो अपन यहाँ पे देख रहे हैं फर्स्ट स्टेप में, क्योंकि फर्स्ट स्टेप जो है वो क्या है? अपना रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं कि टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड हमने ले लिया और यहाँ पे कोई भी सॉल्वेंट नहीं डाला हमने, कोई भी सॉल्वेंट यहाँ पे नहीं डाला, सिंपल रिएक्शन करवा रहे हैं हम। तो ये क्या बनेगा? यहाँ पर टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन और साथ में बन जाएगा Cl-। और एक दूसरी रिएक्शन करवाई हमने जिसमें टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड में क्या डाल दिया हमने? सॉल्वेंट। अब वो सॉल्वेंट मान लो वाटर डाल दिया हमने, तो यहाँ पे तो सॉल्वेंट प्रेजेंट है और यहाँ पे सॉल्वेंट प्रेजेंट नहीं है। बनेगा तो ये यहाँ पे भी टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन और Cl-। लेकिन ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में जो एनर्जी रिक्वायर होती है, क्योंकि बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए क्या चाहिए? अपन को एनर्जी चाहिए। तो यहाँ पे जो एनर्जी रिक्वायर होती है वो कितनी एनर्जी चाहिए हमको? 150 किलो कैलोरी पर मोल। और यहाँ पे कितनी चाहिए? सिर्फ 20 किलो कैलोरी पर मोल। तो अपन को यहाँ पे क्या पता लग रहा है कि जब हम सॉल्वेंट नहीं डाल रहे हैं तो एनर्जी चाहिए 150 किलो कैलोरी पर मोल, जब सॉल्वेंट डाल रहे हैं तो 20 किलो कैलोरी पर मोल चाहिए। तो यहाँ पे क्या पता लग रहा है कि मतलब सॉल्वेंट डाल रहे हैं तो हमको कम एनर्जी रिक्वायर हो रही है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है अब क्या करेंगे? Cl को पुल करेंगे। जैसे ये Cl को पुल करेंगे तो ये बॉन्ड जो लेंथ है वो बढ़ती जाएगी और फाइनली क्या होगा? ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। तो अपना क्या बन जाएगा? टर्शियरी ब्यूटाइल प्लस। लेकिन अगर मान लो कोई सॉल्वेंट लिया ही नहीं तो ये वाला जो फैक्टर है वो होगा ही नहीं। तो Cl को निकालने के लिए अपन को क्या है? यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन अगर सॉल्वेंट होगा तो सॉल्वेंट अपना क्या काम कर रहा है? Cl को यहाँ से निकालने का काम कर रहा है। तो यही कारण है कि जब अपन सॉल्वेंट ले रहे हैं तो सॉल्वेंट की प्रेजेंस में अपन को यहाँ पे कम एनर्जी देनी पड़ेगी बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए।
आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे अपन देखेंगे यहाँ पे, जैसे अपन ने SN2 रिएक्शन पढ़ी थी, वहाँ पे देखा था सॉल्वेंट जो है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है। तो अपन ने SN2 में तो कैसे लिया था, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, लेकिन यहाँ पे अपन क्या लेंगे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। क्यों लेंगे, क्योंकि अपन को यहाँ पे क्या चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर मान लो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट ले लेंगे तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन ही नहीं पाएगा, तो इससे क्या होगा कि अपन को इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो अपन क्या चाहेंगे कि कम एनर्जी अपन को देनी पड़े, तो इसलिए अपन ऐसा सॉल्वेंट लेंगे जो क्या हो, पोलर प्रोटिक हो, हाइड्रोजन बॉन्ड इजीली हो जाए। तो बस इसीलिए अपन यहाँ पे क्या लेते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो अगर अपन यहाँ पे काइनेटिक्स की बात कर लेते हैं, तो इस ये जो SN1 रिएक्शन होती है उसमें रेट किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे। क्यों, क्योंकि ये जो RDS है इसमें केवल क्या है, रिएक्टेंट, न्यूक्लियोफाइल तो सेकंड स्टेप में आ रहा है, तो इसीलिए रेट किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे। इसीलिए ये रिएक्शन कैसी होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब ये जो अपन इस रिएक्शन को बोलते हैं ना यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, तो ये यूनिमोलिकुलर क्यों बोल रहे हैं अपन इसको, क्योंकि जब अपनी फर्स्ट स्टेप होती है RDS स्टेप, उसमें जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है वहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल होता है उस ट्रांजिशन स्टेट में। देखो जैसे अपन ने अगर बात की थी ना SN2 मैकेनिज्म की, अपन ने बात की थी जब SN2 मैकेनिज्म की, तो उसमें तो क्या पढ़ा था अपन ने कि ये कार्बन, इस कार्बन से 3 वैलेंसी जुड़ रही है, और ये हमारी बन रही थी वहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट की, इधर से न्यूक्लियोफाइल आ रहा था। तो यहाँ पे क्या ट्रांजिशन स्टेट में 2 मॉलिक्यूल थे, एक तो था न्यूक्लियोफाइल और एक अपनी रिएक्टेंट स्पीशीज थी। ये तो किस में था, SN2 रिएक्शन में, तो इसलिए वो क्या थी, बाई मॉलिक्यूलर, वो क्या थी अपनी बाई मॉलिक्यूलर। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये अपना R है और ये X है, सिंपल अपना फर्स्ट स्टेप में यही है। और यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट कैसी बनेगी कि ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है, ये क्या है यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट, और फाइनली क्या बन जाएगा अपना यहाँ पे R+ और X-, ये क्या बन जाएगा अपना इंटरमीडिएट। तो अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो हर स्टेप कंप्लीट हो रही है ना, ये फर्स्ट और सेकंड स्टेप, तो ये फर्स्ट स्टेप में भी एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है और सेकंड स्टेप में भी एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। तो ये जो फर्स्ट स्टेप पर ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, यहाँ पे सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है, इसीलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं अपन, यूनिमॉलिक्यूलर। इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोल रहे हैं, यूनिमॉलिक्यूलर। तो ये जो रेट होती है सिर्फ रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है, सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे या फिर न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। न्यूक्लियोफाइल पे तो क्यों नहीं करती, क्योंकि सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आता है। अब फर्स्ट स्टेप में तो अपना रिएक्टेंट होता है और साथ में क्या होता है, सॉल्वेंट। अपन ने बोला ना अभी, ये सॉल्वेंट पुश करेगा इसको, सॉरी पुल करेगा इसको। तो फर्स्ट स्टेप में अपने पास में क्या है, रिएक्टेंट और सॉल्वेंट है, तो ठीक है रिएक्टेंट पे तो डिपेंड कर रही है, सॉल्वेंट पे भी तो डिपेंड करनी चाहिए, लेकिन नहीं करती। क्यों नहीं करती, क्योंकि सॉल्वेंट कैसे होता है यहाँ पे, एक्सिस में, लार्ज एक्सिस में होता है। अब आपको मैं एक रिएक्शन लेके बता देती हूँ जिसकी अपन मैकेनिज्म अच्छे से देख लेते हैं कि वहाँ पे कैसे क्या इंटरमीडिएट बन रहा है। तो अपन ने ले लिया यहाँ पे एक 3 डिग्री रिएक्टेंट, मैं यहाँ पे लगा देती हूँ CH3, ये CH3 और ये CH3, मतलब क्या ले लिया अपन, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो फर्स्ट स्टेप तो क्या है अपना, RDS स्टेप है, सिंपल। उसमें क्या होगा कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और अपना बन जाएगा कार्बोकैटायन। तो ये CH3, ये CH3, ये CH3 और ये कार्बोकैटायन। तो अपन को देखना है कि जो कार्बोकैटायन अपन बना रहे हैं वो स्टेबल है या फिर नहीं। तो अपन को पता है कि ये क्या है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, विच इज़ वेरी स्टेबल। तो यहाँ पे ये बन गया अपना कार्बोकैटायन और साथ में यहाँ पे निकल जाता है Br-। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, वाटर आता है। तो अपन को पता है कि यहाँ पे वाटर जो है वो एज अ सॉल्वेंट भी प्रेजेंट था, तो वाटर तो यहाँ पे भी प्रेजेंट था। अब वाटर जो यहाँ पे सॉल्वेंट की फॉर्म में प्रेजेंट था, वही क्या है यहाँ पे एज अ न्यूक्लियोफाइल भी वर्क कर रहा है। जबकि अपन ने SN2 पढ़ी थी, वहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं था, वहाँ पे तो सॉल्वेंट अलग था और न्यूक्लियोफाइल अपना अलग था। तो यहाँ पे सॉल्वेंट ही एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। तो यहाँ पे ये वाटर क्या है अपना, न्यूक्लियोफाइल है, ये करेगा यहाँ पे अटैक। तो अपना बन जाएगा यहाँ पे ये CH3, ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर दे दिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इस पर पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, प्रोटॉन ट्रांसफर होता है। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल आता है, दूसरा जो वाटर मॉलिक्यूल आता है, इसके पास में लोन पेयर है, ये क्या करेगा, इस H+ को लेगा, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा अपना फाइनली, ये CH3, ये CH3 और यहाँ पे बच जाएगा OH और यहाँ पे निकल जाएगा H3O+। तो ये क्या बना अपना प्रोडक्ट। अब अपन इसका एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देख लेते हैं, जैसे अपन ने SN2 रिएक्शन में देखा था। तो देखो
ये तो क्या है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन है, ये है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे है एनर्जी। अब अपन यूँ कह रहे हैं कि इसमें जो हर स्टेप होती है उसमें क्या है, ट्रांजिशन स्टेट है। तो इसमें मतलब 2 स्टेप है, 2 क्या होंगी इसमें, ट्रांजिशन स्टेट। तो देखो ये रिएक्टेंट है, इस तरीके से इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हमें मिलता है। तो यहाँ पे ये क्या है, रिएक्टेंट, ये है प्रोडक्ट, ये इंटरमीडिएट, ये ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट और ये ट्रांजिशन स्टेट सेकंड। तो यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है, जैसे अपन ने पहले समझा था अभी कि ये RX, तो ये तो क्या है अपना रिएक्टेंट। ये बना रहा था अपना R प्लस X माइनस, ये क्या है अपना इंटरमीडिएट, तो ये इंटरमीडिएट यहाँ पे आ रहा है। फिर प्रोडक्ट बना था, तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ था, R प्लस एक न्यूक्लियोफाइल आया था और ये बन गया था R न्यूक्लियोफाइल। तो ये क्या है अपना प्रोडक्ट, R न्यूक्लियोफाइल। इतनी बात समझ में आ गई कि ये तो रिएक्टेंट की जगह पे आ जाएगा, ये इंटरमीडिएट की जगह पे आ जाएगा और ये प्रोडक्ट की जगह पे आ जाएगा। अब ये ट्रांजिशन स्टेट की जगह पे कौन आएंगे, तो ट्रांजिशन स्टेट की जगह पे कौन आएंगे कि ये जो RX है, ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो बीच में क्या बन रही है, एक ट्रांजिशन स्टेट। ये R बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो अपन इसको डैश डैश शो कर दिया, और ये X, तो ये ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट है अपनी ये वाली। और ट्रांजिशन स्टेट सेकंड में क्या आएगा कि ये न्यूक्लियोफाइल और R प्लस के बीच में क्या बन रहा है, बॉन्ड, तो ये ट्रांजिशन स्टेट सेकंड में क्या आ जाएगा, ये। और यहाँ पे इंटरमीडिएट तो है ही अपना R प्लस, और यहाँ पे रिएक्टेंट की जगह पे आ जाएगा RX और प्रोडक्ट की जगह पे आ जाएगा R न्यूक्लियोफाइल। अब जब अपन ने SN2 रिएक्शन पढ़ी थी तो अपन ने उसमें भी देखा था कि सब्सटीट्यूशन जो है अगर कायरल सेंटर पर होता है तो हमें क्या मिलता है, वहाँ पे वॉल्डन इन्वर्जन, अगर कायरल सेंटर पर होता है। ऐसा ही यहाँ पे होता है कि अगर यहाँ पे नॉर्मल कार्बन है, मतलब कोई कायरल सेंटर नहीं है या फिर कोई एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है, तो प्रोडक्ट हमें नॉर्मली मिल जाएगा, वहाँ पे हमें दिमाग लगाने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मान लो कि हमारा रिएक्टेंट कैसा है, कायरल सेंटर वाला, एसिमेट्रिक कार्बन वाला, तो फिर यहाँ पे प्रोडक्ट जो है उसमें कुछ वेरिएशन देखने को हमें मिलेगा। जैसे कि मैं बात कर लेती हूँ, एक ये है अपने पास में, ये कायरल सेंटर है। इस कायरल सेंटर का मतलब ये जो तीनों वैलेंसी है वो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट से जुड़ी हुई रहेगी। तो अब ये तीनों जो है वो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट से जुड़ी हुई रहेगी, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप विच इज रिवर्सिबल प्रोसेस। तो यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो क्या बनेगा अपना कार्बोकैटायन। ये बना दिया मैंने कार्बोकैटायन। अब ये जो कार्बोकैटायन बनता है ये कैसा होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। कैसा होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये पहले sp3 हाइब्रिडाइजेशन में था, जैसे ही ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है ये किस में चला जाता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में। अब जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है उसकी ज्योमेट्री कैसी होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर मतलब कि अब सिस्टम कैसा हो गया, प्लेन में। तो अपना ये जो कार्बोकैटायन है ये कैसे है, एक प्लेन में है कार्बोकैटायन। तो अब ये प्लेन में है, तो अब जो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आएगा उसके पास में 2 चॉइस है कि वो या तो इधर से आ सकता है या फिर इधर से आ सकता है। आप इसको ऐसे देखो कि ये एक बॉन्ड ऊपर वाला है, ठीक है, ये जो अपन ने सिंपल प्लेन में बनाया ये वाला बॉन्ड तो ये रहा, एक बॉन्ड इधर की साइड है और एक बॉन्ड इधर की साइड है, ये 3 बॉन्ड इस तरीके से है। तो ये पूरा क्या हो गया, एक प्लेन, ये वाला क्या हो गया, प्लेन। तो अब जो न्यूक्लियोफाइल है उसके पास में 2 चॉइस है कि या तो वो अटैक कर सकता है इधर से या फिर वो अटैक कर सकता है इधर से, या तो इधर से करेगा अटैक या फिर वो इधर से करेगा अटैक। तो इसके पास में 2 चॉइस है, तो या तो न्यूक्लियोफाइल इधर से अटैक कर सकता है या फिर न्यूक्लियोफाइल इधर से अटैक कर सकता है। तो मैंने मान लिया कि इधर से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और इधर से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। तो अपन ने लिख लिया ए साइड से कर रहा है अटैक और बी साइड से कर रहा है अटैक। अब मान लो ये ए साइड से अटैक करेगा तो ये न्यूक्लियोफाइल किधर जुड़ेगा, इधर की साइड, तो न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया इधर की साइड। तो ये अरेंजमेंट इस टाइप से हो जाएगा इनका 3D में। अगर मान लो न्यूक्लियोफाइल इधर से आएगा तो बॉन्ड इधर की साइड बनेगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा इधर की साइड और इनका 3D में अरेंजमेंट इस टाइप से हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं कि ये जो 2 प्रोडक्ट बने हैं ये क्या है, एक दूसरे की मिरर इमेज है। ये क्या है, एक दूसरे की मिरर इमेज है। कैसी है मिरर इमेज, देखो ये तो यहाँ पे बनी रहा है, मैं इसको एज इट इज ऊपर उठा के ले जाती हूँ तो ये क्या बनेगा, बीच में अपन ने लगा दिया मिरर और मैं इसको एज इट इज इधर की साइड बना लेती हूँ। तो ये मैंने बनाया न्यूक्लियोफाइल, ये डैश
और ये वेज। तो अपन को पता लग रहा है कि ये बॉन्ड और ये बॉन्ड एक दूसरे की मिरर इमेज है, ये डैश, ये डैश, ये वेज और ये न्यूक्लियोफाइल इस न्यूक्लियोफाइल की मिरर इमेज है। अब जब कोई, लेकिन ये क्या है कि एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजिबल नहीं है। सुपर इम्पोजिबल मतलब ये कंपाउंड है ऐसे, इसको अपन एज इट इज इधर की साइड इसके ऊपर रखें तो ये बॉन्ड तो ठीक है सुपर इम्पोज हो जाएगा, लेकिन ये वाला बॉन्ड इधर की साइड आएगा, लेकिन न्यूक्लियोफाइल इसमें इधर की साइड है। तो जब कोई मॉलिक्यूल एक दूसरे की, जब दो मॉलिक्यूल एक दूसरे की क्या हो, मिरर इमेज हो, लेकिन एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजिबल ना हो, तो वो क्या होते हैं, एक दूसरे के एनेंशियोमर। तो वो क्या होते हैं, एनेंशियोमर। तो ये हो जाएंगे एनेंशियोमर्स। तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि जब हमारा कोई कायरल सेंटर होता है या फिर एक एसिमेट्रिक सेंटर होता है, ये क्या है अपना कायरल सेंटर, इसी को अपन क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिक सेंटर। एसिमेट्रिक मतलब चारों वैलेंसी क्या है, अलग अलग, इसीलिए अपन इसको बोलते हैं एसिमेट्रिक सेंटर। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर कायरल सेंटर या फिर एसिमेट्रिक सेंटर है तो हमें प्रोडक्ट दो टाइप के मिलते हैं, और दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के एनेंशियोमर, मतलब पेयर ऑफ एनेंशियोमर मिलता है। प्रोडक्ट में क्या मिलता है हमें, पेयर ऑफ एनेंशियोमर। तो यहाँ पे हमने देखा कि CX इसमें किधर की साइड था, राइट साइड था, इसमें CX राइट साइड है। तो ये तो क्या है अपना रिटेन्ड प्रोडक्ट, मतलब जैसा था हमें रिएक्टेंट में वैसा ही प्रोडक्ट में मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे X इधर की साइड है, राइट साइड, इसमें मिल रहा है लेफ्ट साइड। तो यहाँ पे ये कैसा प्रोडक्ट हो गया, इन्वर्टेड प्रोडक्ट। अब यहाँ पे बात ये आती है कि इनका परसेंटेज कितना होता है, कितने बनते हैं, ये इक्वल बनते हैं या फिर कोई कम या फिर कोई ज़्यादा बनता है। तो देखो जो इन्वर्टेड प्रोडक्ट होता है, जनरली अगर बात करें तो जनरली क्या होता है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट 50 to 70% होता है। इन्वर्टेड प्रोडक्ट 50 to 70% होता है, 30 to 50% मिलता है रिटेन्ड प्रोडक्ट। लेकिन अगर मान लो, अब यहाँ पर दो केस है कि मान लो कि 50-50% मिल जाए या फिर कुछ ज़्यादा कम मिल जाए, मतलब इन्वर्टेड वाला ज़्यादा मिल रहा है और रिटेन्ड वाला कम मिल रहा है। मतलब अपन यूँ कह रहे हैं कि प्रोडक्ट है, मैं लिख लेती हूँ, तो एक रिटेन्ड प्रोडक्ट मिल रहा है हमें और एक मिल रहा है इन्वर्टेड प्रोडक्ट। ठीक है, रिटेन्ड और इन्वर्टेड दो टाइप के प्रोडक्ट मिल रहे हैं। अगर ये 50-50% मिलते हैं, अगर ये 50-50% मिलते हैं तो इसको अपन क्या बोल देंगे यहाँ पे कि कंप्लीट रेसिमाइजेशन हो रहा है, कंप्लीट रेसिमाइजेशन हो रहा है। लेकिन अगर मान लो ये 70% ये मिल जाता है 30% और ये मिलता है 70%, तो यहाँ पे ये क्या होगा, पार्शियल रेसिमाइजेशन, पार्शियल रेसिमाइजेशन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर दो तरीके के प्रोडक्ट या तो सेम मिल सकते हैं या फिर उनकी जो परसेंटेज है वो डिफरेंट हो सकती है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि दोनों में, ठीक है, अगर दोनों बराबर होते तो बात समझ में आती है कि बराबर अपॉर्चुनिटी है दोनों के पास में। लेकिन एक अगर इन्वर्टेड ज़्यादा मिलता है तो इसका कारण क्या है कि इन्वर्टेड वाला प्रोडक्ट हमें ज़्यादा मिल रहा है। इसका रीज़न ये है कि जब RX का डिसोसिएशन होता है, ये जो RX है इसका डिसोसिएशन होता है, तो ये सबसे पहले क्या बनाता है, एक इंटीमेट आयन पेयर। इंटीमेट आयन पेयर में क्या होता है कि ये RX जो है इसका डिसोसिएशन हो चुका होता है R+X- में। फिर ये बाद में इसमें क्या होता है, ये थोड़ी देर बाद में बनाता है सॉल्वेंट सेपरेटेड आयन पेयर। सॉल्वेंट सेपरेटेड आयन आयन पेयर का मतलब क्या होता है कि अब इनके बीच में क्या आ गए, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल, इनके बीच में ये क्या आ गए, सॉल्वेंट, इनके बीच में ये क्या आ गया, सॉल्वेंट। फिर बाद में और क्या हो सकता है कि ये R+ और X- है, इनके बीच में डिस्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाए, मतलब ये R+ और ये X- इतनी डिस्टेंस पे, तो ये क्या हो गए अब डिसोसिएटेड आयन, और इनके बीच में क्या है, ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल, इनके बीच में ये क्या है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल। तो अपन क्या कह रहे हैं कि ये जो R+ X- है ये तो क्या है अपना इंटीमेट आयन पेयर, ये है इंटीमेट आयन पेयर। ये है अपना सॉल्वेंट सेपरेटेड आयन पेयर, और ये है डिसोसिएटेड आयंस, और ये है अपने RX जो है वो क्या है, अनडिसोसिएटेड, क्योंकि अभी तो इनके बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो इसीलिए ये क्या है, अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ आपसे कि RX अनडिसोसिएटेड था, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है कि ये बनाता है एक इंटीमेट आयन पेयर R+X-।
फिर बाद में ये बनाता है सॉल्वेंट सेपरेटेड आयन पेयर, जिसमें R+ और X- के बीच में कुछ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आ चुके होते हैं। फिर फाइनली ये बना लेता है डिसोसिएटेड आयंस, मतलब R+ और X- एक दूसरे से बिल्कुल डिसोसिएट हो जाते हैं और इनके बीच में बहुत सारे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आ जाते हैं। तो अब यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि न्यूक्लियोफाइल अब इन 4 स्पीशीज में से किसी पे भी अटैक कर सकता है, क्योंकि ये तो रिएक्शन मिक्सचर है। रिएक्शन मिक्सचर में इस टाइप के भी होंगे, इस टाइप के भी होंगे, इस टाइप के भी और इस टाइप के भी, चारों टाइप के होंगे। तो अब न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड करता है कि वो इस पे अटैक करता है, इस पे अटैक करता है, इस पे अटैक करता है, फिर इस पे अटैक करता है। तो ये न्यूक्लियोफाइल के ऊपर है। तो अगर न्यूक्लियोफाइल कंप्लीटली डिसोसिएटेड जो अपना आयन था, कंप्लीटली डिसोसिएटेड आयन R+ और X- पे अगर अटैक करता है तो हमें क्या मिलता है? कंप्लीट रेसिमाइजेशन। तो क्या मिलता है? कंप्लीट रेसिमाइजेशन। क्यों मिलता है कंप्लीट रेसिमाइजेशन? क्योंकि ये R+ और X- जो है ये एक दूसरे से बिल्कुल डिसोसिएट हो गए। अब न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? कार्बोकैटायन की दोनों साइड में से कहीं से भी अटैक कर सकता है, उसमें जो लीविंग ग्रुप है वो इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है या तो इंटीमेट आयन पेयर पे या फिर सॉल्वेंट सेपरेटेड आयन पेयर पे, तो फिर यहाँ पे लिविंग ग्रुप का क्या होना लग जाता है? इंटरफेयर। क्योंकि देखो अगर यहाँ पे अपन ने बना लिया, एक मैं ले लेती हूँ एग्जाम्पल, तो ये क्या बना रहे हैं अपन? इंटरमीडिएट। क्योंकि जो इंटरमीडिएट बनना है वो तो एक सिंपल प्रोसेस है, ये बन गई इंटरमीडिएट। लेकिन बात ये है कि न्यूक्लियोफाइल अब अटैक किधर की साइड से कर रहा है? सेकेंड स्टेप में वो अपने प्रोडक्ट को डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कैसा बना है। तो अपन ने यहाँ पे सिंपल एक कार्बोकैटायन बना लिया। अब अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं इंटीमेट आयन पेयर या फिर सेपरेटेड आयन पेयर की। तो अपन को दोनों ही केस में पता है कि कार्बोकैटायन और Br- इसमें क्या रहते हैं? पास पास में ही रहते हैं, ज़्यादा इनके बीच में डिस्टेंस नहीं हुई होती है पेयर में। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल इधर से तो अटैक कर सकता है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल जो है वो इधर से अटैक नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि जैसे ही न्यूक्लियोफाइल इधर से अप्रोच करने लगता है कैटायन को, तो इन दोनों के बीच में क्या होने लग जाता है? रिपल्शन। क्यों होता है रिपल्शन? क्योंकि दोनों ही क्या है? निगेटिवली चार्ज स्पीशीज हैं, दोनों के पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ये क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब ये जैसे ही रिपेल करेंगे तो न्यूक्लियोफाइल क्या है? इधर से अटैक ही नहीं कर पाता, न्यूक्लियोफाइल केवल इधर से ही अटैक कर पाता है। तो हमें क्या मिलता है? इन्वर्टेड प्रोडक्ट ज्यादा मिलता है। जबकि अगर यहाँ पे R+ और X- अगर बिल्कुल डिसोसिएट फॉर्म में हो गए, जैसे अपन बना लेते हैं एक बार इसको भी, ये कार्बोकैटायन अब Br- बहुत दूरी पे चला गया, मतलब कोई है ही नहीं आसपास, लेना देना ही नहीं है Br- को। तो अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल इधर से भी आ सकता है, न्यूक्लियोफाइल इधर से भी आ सकता है, कोई भी यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगा क्योंकि Br- है ही नहीं। तो इस वजह से यहाँ पे क्या मिलता है हमें? कंप्लीट रेसिमाइजेशन। यहाँ पे क्या मिलेगा? कंप्लीट रेसिमाइजेशन। लेकिन यहाँ पे क्या मिलता है? मोर प्रोडक्ट कैसा मिलता है? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड प्रोडक्ट जो है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है? ज़्यादा मिलता है। अब अपना चौथा आता है कि अपने 3 की बात तो कर ली कि अगर टोटल बिल्कुल ही कंप्लीट डिसोसिएट हो गए हो, या फिर वो इंटीमेट आयन पेयर हो, या फिर वो सॉल्वेंट सेपरेटेड आयन पेयर हो। लेकिन अगर मान लो कि कोई मॉलिक्यूल अनडिसोसिएटेड फॉर्म में ही रह गया हो, कोई मॉलिक्यूल अनडिसोसिएटेड फॉर्म में ही हो, अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल हो कोई, तो उसके केस में क्या होता है कि जो न्यूक्लियोफाइल है, अब ये Rx है, अब इसमें न्यूक्लियोफाइल इधर से अटैक कर पाएगा क्या? बिल्कुल ही नहीं कर पाएगा। न्यूक्लियोफाइल के पास में केवल एक ही पॉसिबिलिटी है कि वो कहाँ से अटैक करे? बैक साइड से अटैक करे, फ्रंट साइड से अटैक पॉसिबल ही नहीं होगा। तो यहाँ पे SN1 रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं होगी। उस केस में क्या होगी? SN2 रिएक्शन। ठीक है, तो अपन ने चारों केस देख लिए कि अगर न्यूक्लियोफाइल किस टाइप के मॉलिक्यूल पे अटैक करने पर किस टाइप का अपना प्रोडक्ट बनता है। अगला अपना आता है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो SN1 रिएक्शन को क्या करते हैं? अफेक्ट। तो फैक्टर्स में सबसे पहला फैक्टर अपन पढ़ लेते हैं लीविंग ग्रुप। तो लीविंग ग्रुप का तो वही इफेक्ट है जो अपन ने SN2 रिएक्शन में पढ़ा था। SN2 रिएक्शन में अपन ने क्या पढ़ा था कि लीविंग ग्रुप को अगर लीव करना है तो जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होनी चाहिए? ज्यादा, क्योंकि जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी उसको ब्रेक करना उतना ही ज्यादा क्या होगा? ईजी होगा। तो जितना ज्यादा ईजी होगा बॉन्ड को ब्रेक करना, लीविंग ग्रुप लीव कर जाएगा, और न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना क्या होगा? उतना ही ज्यादा पॉसिबल। तो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसकी? बॉन्ड लेंथ के।
तो अपन कह रहे हैं कि अगर बॉन्ड लेंथ जितनी ज़्यादा होगी लीविंग ग्रुप जो है वो क्या करेगा, इजीली लीव कर जाएगा, लीविंग ग्रुप इजीली लीव कर जाएगा। तो अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं किसका, एल्काइल हैलाइड्स का, RI RBr RCl और ये है अपना RF। तो अपन को पता है कि इन सब एल्काइल हैलाइड्स में से अगर अपन बॉन्ड लेंथ की बात कर लेते हैं तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होगी, RI की, फिर RBr की, फिर RCl की, और RF की सबसे कम बॉन्ड लेंथ मिलती है। तो अपन ने अभी बोला कि बॉन्ड लेंथ जितनी ज़्यादा होगी लीविंग ग्रुप इजीली क्या करेगा, लीव कर जाएगा। तो इन चारों में से ये वाला बॉन्ड जो है वो क्या हो जाएगा, इजीली ब्रेक हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, इजीली ब्रेक हो जाएगा, और I- जो है वो क्या कर देगा, इजीली यहाँ से लीव हो जाएगा। जैसे ही ये लीव कर देगा मतलब ये क्या हो जाएगी, हमारा मोर रिएक्टिव हो जाएगा, मोर रिएक्टिव हो जाएगा, और RF हो जाएगा अपना लीस्ट रिएक्टिव। तो अगर मान लो अपने पास में 4 रिएक्टेंट दे रखे हैं, ये RI RBr RCl RF, और अपन को कोई न्यूक्लियोफाइल दे रखा है और अपन से पूछ ले कि SN1 रिएक्शन की रेट क्या होगी इसमें, तो अपन क्या बोलेंगे कि RI सबसे बढ़िया SN1 देगा, फिर RBr, फिर RCl और फिर RF। इनकी क्या हो जाएगा, रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी यही हो जाएगा। दूसरा फैक्टर आता है अपना न्यूक्लियोफाइल का। न्यूक्लियोफाइल जो होता है यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल जो है उसका यहाँ पे कोई मेजर रोल नहीं होता, जैसे अपन ने SN2 रिएक्शन में पढ़ा था। तो क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जो है वो RDS स्टेप में इन्वॉल्व ही नहीं होता है, तो इसलिए न्यूक्लियोफाइल जो होता है उसको इंपॉर्टेंट रोल भी यहाँ पे नहीं होता। बस अपन को यहाँ पे 2-3 बातें याद रखनी है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की यहाँ पे हमको रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर कोई वीक न्यूक्लियोफाइल होता है वो भी यहाँ पे चल सकता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की नीड हमें नहीं होती है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये होता है, अपन ने पहले पढ़ा था अभी कि सॉल्वेंट जो है एज अ न्यूक्लियोफाइल काम कर सकता है, सॉल्वेंट एज अ न्यूक्लियोफाइल काम कर सकता है। तो अगर किसी रिएक्शन में सॉल्वेंट एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करता है तो वो रिएक्शन क्या हो जाएगी, सॉल्वोलाइसिस, वो रिएक्शन हो जाएगी अपनी सॉल्वोलाइसिस। तो अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें न्यूक्लियोफाइल एज अ सॉल्वेंट काम कर रहा है। तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया, अब अपन एक कायरल सेंटर ले रहे हैं, यहाँ पे ये Br, यहाँ पे ले लिया मैंने मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे ले लिया इथाइल ग्रुप, और यहाँ पे ले लिया प्रोपाइल ग्रुप, ठीक है। और यहाँ पे आ गया अपना MEOH, MEOH इज व्हाट, CH3OH विच इज मिथेनोल। मिथेनोल जो है यहाँ पे एज अ सॉल्वेंट भी वर्क करेगा और एज अ न्यूक्लियोफाइल भी वर्क करेगा। तो अब अपन को पता है कि यहाँ पे ये कैसा है, एज अ कायरल सेंटर, ये क्या है अपना कायरल सेंटर। अगर ये कायरल सेंटर है तो हमें यहाँ पे दोनों टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे, इन्वर्टेड भी मिलेगा और रिटेंशन वाला भी मिलेगा। तो अपन यहाँ पे क्या बनाएंगे, दोनों प्रोडक्ट, मतलब ये मिथाइल बना दिया मैंने, ये इथाइल बना दिया, ये प्रोपाइल बना दिया। तो एक पॉसिबिलिटी तो क्या है कि ये OMe इधर की साइड ही आ जाए, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये जो OMe है वो इधर की साइड से अटैक करे। तो ये हो जाएगा अपना मिथाइल, ये इथाइल और ये प्रोपाइल। यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या बना, देखो इंटरमीडिएट मैं बता देती हूँ आपको जिससे थोड़ा और क्लियर हो जाए आपके माइंड में। तो ये मान लिया मिथाइल ये रहा, इथाइल ये रहा और प्रोपाइल ये रहा। तो मैं क्या कह रही हूँ, यहाँ पे ये जो कार्बोकटायन इंटरमीडिएट यहाँ पे बना है, अब इसके पास में क्या है कि इस पर अटैक करने के लिए न्यूक्लियोफाइल के पास में दोनों चॉइस है कि वो इधर से भी अटैक कर सकता है, इधर से भी अटैक कर सकता है। और अगर न्यूक्लियोफाइल इधर की साइड से अटैक करेगा तो OMe इधर की साइड जुड़ेगा, अगर न्यूक्लियोफाइल इधर से अटैक करेगा तो OMe इधर की साइड जुड़ेगा। बस अपन ने वही बनाया है यहाँ पे। तो Br इधर की साइड है रिएक्टेंट में, OMe इधर की साइड है, तो ये तो क्या मिला है अपन को, रिटेन्ड प्रोडक्ट। Br इधर की साइड है, OMe इधर की साइड है, तो ये क्या हो जाएगा अपना इन्वर्टेड प्रोडक्ट। और ये दोनों क्या हो जाएंगे, पेयर ऑफ एनंशियोमर, पेयर ऑफ एनंशियोमर। और ये जो MEOH है ये यहाँ पे कैसे बिहेव कर रहा है, बिहेव एज बोथ सॉल्वेंट एंड न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ये बात हमें यहाँ पे याद रखनी है। तीसरा फैक्टर आता है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कि जो SN1 रिएक्शन होती है ना उसमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। कि अगर मान लो कार्बोकैटायन स्टेबल ही नहीं है ना तो वो रिएक्शन होगी ही नहीं SN1 के थ्रू, फिर या तो वो SN2 के थ्रू होगी या फिर वो रिएक्शन किसी और तरीके से होगी।
तो अपन यहाँ पे एक सिंपल पहले बात कर लेते हैं एल्काइल्स की। तो देखो ये एक तो है अपना सिंपल एल्काइल, ये 1 डिग्री एल्काइल, ये 1 डिग्री एल्काइल, ये 2 डिग्री एल्काइल, और ये है 3 डिग्री एल्काइल, CH3 CH3 CH3। तो ये तो क्या है सिंपल एल्काइल, इसको 0 डिग्री भी बोल सकते हैं, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। अब उनको पता है कि जैसे ही फर्स्ट स्टेप में कार्बोकटायन बनेगा तो कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी की बात करें तो 3 डिग्री कार्बोकटायन जो है वो सबसे ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल। 3 डिग्री कार्बोकटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इन तीनों में से अगर अपन बात करें तो ये तो क्या देगा यहाँ पे SN1, क्योंकि कार्बोकटायन इसका स्टेबल है। और अगर इन दोनों की बात करें तो इनका कार्बोकटायन स्टेबल नहीं होता, इसलिए ये दोनों क्या देंगे यहाँ पे SN2 रिएक्शन देंगे। और ये 2 डिग्री वाला है, ये SN1 भी दे सकता है, SN2 भी दे सकता है, डिपेंड करता है कि रिएक्शन कंडीशंस क्या है, उन पे डिपेंड करता है। दूसरे टाइप के यहाँ पे आते हैं, मान लो हमारे पास में एलाइलिक या फिर बेंजाइलिक रिएक्टेंट्स। अब एलाइलिक रिएक्टेंट क्या होता है, ये होता है अपना एलाइलिक, ये 1, ये 2, ये 3, मतलब यहाँ पे तो डबल बॉन्ड हो और ये वाली पोजीशन से जुड़ा हुआ हो कोई भी लिविंग ग्रुप, तो ये तो हो जाएगा अपना एलाइलिक। बेंजाइलिक में क्या होगा कि ये बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ हो एक CH2 और फिर उससे जुड़ा हुआ हो कोई X, कोई भी लिविंग ग्रुप, तो वो क्या हो जाएगा अपना बेंजाइलिक रिएक्टेंट। अब ये जो एलाइलिक और बेंजाइलिक रिएक्टेंट होते हैं ना, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ SN1 या फिर सिर्फ SN2 ही देंगे, ये SN1 भी दे सकते हैं और SN2 भी दे सकते हैं, दोनों ही ये रिएक्शंस दे सकते हैं। ऐसा कुछ खास नहीं है कि ये केवल SN1 ही देंगे, ये केवल SN2 ही देंगे, दोनों दे सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर अपन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये वाला, ये क्या है अपना एलाइलिक हैलाइड मान लेते हैं, मतलब X मान लेते हैं कि अभी कोई हैलाइड है, तो ये क्या है अपना एलाइलिक हैलाइड। अब ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये कैसा है, टर्शियरी कार्बन। ये क्या है, टर्शियरी कार्बन। तो अगर टर्शियरी एलाइलिक हैलाइड हो, ये टर्शियरी कार्बन है इसलिए इसको क्या बोल देंगे अपन, टर्शियरी एलाइलिक हैलाइड। तो अगर टर्शियरी एलाइलिक हैलाइड हो तो इसके केस में हमें क्या मिलेगी, सिर्फ SN1 रिएक्शन मिलेगी। इस केस में SN2 पॉसिबल नहीं होगी, इस केस में SN2 पॉसिबल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है कि इन दो एल्काइल ग्रुप्स के होने की वजह से क्या बढ़ जाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को उधर से अटैक करना पड़ेगा और ये वाला बॉन्ड को उधर से ब्रेक होना पड़ेगा, तो ये क्या कर देगा, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कर देगा, इसलिए ये SN2 रिएक्शन नहीं देगा, सिर्फ SN1 देगा। अब ये SN1 से इसकी मैकेनिज्म क्या होगी वो अपन देख लेते हैं। तो ये मैंने बना लिया एक बार रिएक्टेंट अपना। तो फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये रिवर्सिबल स्टेप होती है, तो यहाँ पे बन जाएगा ये कार्बोकैटायन। अब ये कार्बोकैटायन बन जाएगा, ये रेजोनेंस में है किसके साथ में, कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाए डबल बॉन्ड के साथ में, तो ये बन जाएगा अपना यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये क्या है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन विच इज स्टेबल। अभी जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन है ना, ये 3 डिग्री तो है ही, इसके साथ में क्या है, ये रेजोनेंस में डबल बॉन्ड के साथ में, तो ये क्या है, इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल जाती है, तो इसीलिए क्या होता है कि SN1 रिएक्शन अच्छी खासी दे देता है। इसलिए क्या दे देता है, ये SN1 रिएक्शन अच्छी दे देता है, मतलब SN1 रिएक्शन ये एक्सीलेंट वे में देता है। अब अपन सिंपल एल्काइल हैलाइड्स और बेंजाइलिक हैलाइड्स की बात कर लेते हैं कि वो रिएक्शन कैसे देंगे। तो मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ बेंजाइलिक हैलाइड का, कि ये है बेंजाइल क्लोराइड। ये क्या है, बेंजाइल क्लोराइड। तो सबसे पहला स्टेप में तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और अपना बन जाएगा बेंजाइल कार्बोकैटायन। ये CH2, यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड एज इट इज और साथ में निकल जाएगा Cl-। अब ये जो बेंजाइल कार्बोकैटायन अपना बना है, अगर मैं इसकी स्टेबिलिटी देखूँ तो इसको स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये पूरी की पूरी बेंजीन रिंग। फिर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा। न्यूक्लियोफाइल क्या है, मैंने मान लिया CH3OH ले लिया, तो यहाँ पे ये जुड़ जाएगा CH2+ से, तो अपना बन जाएगा CH2, ये OCH3 और H+ निकल जाएगा यहाँ से, ये बन जाएगा अपना प्रोडक्ट। अब मैं आपको बेंजाइल कार्बोकैटायन की एक बार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के बता देती हूँ। ये है CH2+,
तो यहाँ पे CH2 प्लस है, तो ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक होगा इसकी साइड में। जैसे ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा इधर की साइड, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड, ये CH2, ये डबल बॉन्ड एज इट इज, ये वाला डबल बॉन्ड एज इट इज, और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा इधर की साइड, ये डबल बॉन्ड CH2 एज इट इज, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट में ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इधर की साइड, ये डबल बॉन्ड CH2, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा इधर की साइड, और वापस से अपन को क्या मिल जाएगा? बेंजाइल कार्बोकैटायन। तो अपन देख रहे हैं कि जो फर्स्ट और फिफ्थ है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, फर्स्ट और फिफ्थ क्या है? एक दूसरे की आइडेंटिकल है। तो हमने देखा कि ये पॉजिटिव चार्ज कितना अच्छा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से क्या हो रहा है? स्टेबिलाईज हो रहा है। तो इसलिए क्या देगा? बढ़िया SN1 देगा। ये बात कर लिया अपन इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की। अगर आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने में कोई प्रॉब्लम हो, आप चाहते हो कि मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ, तो आप मेरे को कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के लिए। एक एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं एलाइलिक हैलाइड का। तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 Cl। तो फर्स्ट स्टेप में तो वही होगा कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 प्लस। इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होगा? ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा इधर की साइड, तो ये हो जाएगा CH2 प्लस बॉन्ड CH, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये दोनों जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं ये क्या है? एक दूसरे की मिरर इमेज है। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या है? आर मिरर इमेज टू ईच अदर। तो अब ये एक दूसरे की मिरर इमेज है, तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो चाहे इधर की साइड अटैक करे चाहे इस पे इधर की साइड अटैक करे, प्रोडक्ट तो यहाँ पे बनना है सेम। क्यों बनना है सेम? क्योंकि यहाँ पे ये जो कार्बोकैटायन है वो क्या है? एक दूसरे की मिरर इमेज। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH, ये बन जाएगा यहाँ पे अपना प्रोडक्ट। मिरर इमेज नहीं है, तो इस मिरर इमेज नहीं होने के केस में क्या होगा कि अगर न्यूक्लियोफाइल आता है इस वाले मॉलिक्यूल पे अटैक करने, तो क्या बनेगा अपना प्रोडक्ट? ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 और OH, ये बनेगा। और अगर न्यूक्लियोफाइल इस वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे अटैक करता है तो क्या बनेगा? ये CH3, ये CH OH CH, ये डबल बॉन्ड CH2। तो मतलब यहाँ पे तो क्या देख रहे हैं? प्राइमरी अल्कोहल बन रही है और यहाँ पे क्या बन रही है? सेकेंडरी अल्कोहल। यहाँ पे तो प्राइमरी अल्कोहल 1 डिग्री और यहाँ पे बन रही है 2 डिग्री अल्कोहल। तो इस तरीके से यहाँ पे 2 टाइप के प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। कब मिलेंगे? जब हमारी जो एलाइलिक हैलाइड है वो कैसी हो? अनसिमेट्रिकल हो। ये क्या हो? अनसिमेट्रिकल। और पहले वाले केस में क्या थी? वो सिमेट्रिकल एलाइलिक हैलाइड थी। तो ये तो बात हो गई अपनी किसके बारे में? SN1 रिएक्शन के बारे में। तो SN1 रिएक्शन जो है उसके बारे में अपन को इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से याद रखने हैं? तो सबसे पहला तो यही याद रखना है कि ये 2 स्टेप मैकेनिज्म होती है, 2 स्टेप मैकेनिज्म होती है। दूसरा जो है वो सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है। तीसरा, न्यूक्लियोफाइल का इसमें कोई लेना देना नहीं होता है, मतलब न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करता है। चौथा पॉइंट यहाँ पे याद रखना है हमें कि अगर कायरल सेंटर होता है, कायरल सेंटर अगर होता है तो यहाँ पे हमें कंप्लीट रेसिमाइजेशन भी मिल सकता है, कंप्लीट रेसिमाइजेशन भी मिल सकता है, या फिर पार्शियल रेसिमाइजेशन भी मिल सकता है। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कोई दिक्कत हो इस वीडियो के रिगार्डिंग तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय